गुड मॉर्निंग कशिश। गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग साक्षी। गुड मॉर्निंग रेशमा। गुड मॉर्निंग कामिनी। गुड मॉर्निंग सौम्या। गुड मॉर्निंग दीक्षा। गुड मॉर्निंग शिवानी। गुड मॉर्निंग संजना। गुड मॉर्निंग कृष्णा। गुड मॉर्निंग मधु। गुड मॉर्निंग संध्या। गुड मॉर्निंग नंदिता। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स किए, किसी ने भी नहीं भेजे मेरे को ग्रुप में। और जबकि कल मैंने बोला था मेरे को करके भेजना। किसी ने देखे भी हैं एग्जाम्पल या नहीं देखे? बोलो। एग्जाम्पल देखने की हिम्मत कोई कर पाया है? कामिनी आपने किए हैं? बोलो। क्यों नहीं किए भाई? मैंने बोला था एग्जाम्पल करना है, फिर याद क्यों नहीं रहता होमवर्क? अब इसको करना अपने आप आज। मैं नहीं करवाऊंगा इसे। ठीक है? इसे अपने आप करोगे। और आज जो नहीं करेगा फिर उसे 3 बार करके देने पड़ेंगे, अदरवाइज क्लास में एंट्री नहीं है फिर। ठीक है? तो ये समझ लो, 3 बार करने की फिर पनिशमेंट है आपकी, अगर आज आप करके नहीं दोगे। और आज बायोटेक वाले चैप्टर का टेस्ट है। ऑलरेडी मैं एडवांस में बता चुका हूँ 4-5 दिन पहले ही कि बायोटेक के जो दोनों चैप्टर हैं वो आपने रिवाइज करने हैं। तो बायोटेक का जो पहला वाला चैप्टर है उसका आज टेस्ट होगा। एंड फिर नेक्स्ट जो उसके बाद है बायोटेक के बाद, वो आपका जो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी करके उसका टेस्ट होगा। तो दोनों चैप्टर रिवाइज करके रखना। और ये 3 जो एग्जाम्पल है ये हो जाने चाहिए आज शाम तक। ठीक है? अभी जो कॉलेज जा रहा है ठीक है, लेकिन शाम को आके करके आप ग्रुप में भेजोगे तीनों। और समझोगे भी कि हुआ कैसे है, और फिर अगर डाउट होगा तो मेरे से पूछोगे। ठीक है? क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. चलो, अब नेक्स्ट है हमारा जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। पहले हमने कंडक्शन कल पढ़ लिया था। कंडक्शन में हमने क्या देखा था? थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था और हीट करंट के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि हीट करंट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के और एरिया के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। ठीक है? और फिर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे तो के थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट आ जाता है। और उससे हमारे पास थर्मल ये कंडक्शन के लिए जो है हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है, के ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय एल। ठीक है? और के की यूनिट वगैरह मैंने आपको सब बता दी थी। इसको नोट डाउन भी करते रहना, और प्लीज रिवीजन भी कर लिया करो। दिन में एक बार फिजिक्स का कोई भी चैप्टर उठा के देख लिया करो। ठीक है? वरना करते जाओगे और फिर भूलते जाओगे। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जो टॉपिक है वो है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन भी क्या है आपका? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है। तो कन्वेक्शन लाइक आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आप वाटर को बॉईल करते हो। ठीक है? तो वाटर को जब आप बॉईल करते हो किसी कंटेनर में लेके, तो होता क्या है, सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होता है, एंड उसके बाद जब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है गर्म होने की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, तो वो पानी आपका ऊपर आ जाता है।
और जो आपका पानी हैवी होता है, मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे आ जाता है फिर से गर्म होने के लिए। तो जो आपका कंटेनर है, कंटेनर के सरफेस से जो कांटेक्ट में रहता है, वहां पे हीट ट्रांसफर होती है पानी के मॉलिक्यूल्स को, और फिर वो लाइट हो जाते हैं। लाइट होने के बाद वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, बिकॉज उनकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एंड उसके बाद जो हैवियर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे की तरफ आ जाते हैं, और ऐसे करके पूरा आपका पानी धीरे धीरे करके बॉईल होने लगता है। तो वो आपका एक कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है। और दूसरे एग्जाम्पल अभी हम लोग देख लेंगे। तो कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। यहाँ पे क्या है कि मोशन ऑफ मैटर होता है। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल बताया, तो पानी क्या है, पहले नीचे वाले हिस्से का गर्म होता है, उसके बाद वो वो ऊपर जाता है। फिर जो ऊपर वाला जो हिस्से में पानी होता है वो नीचे की तरफ आता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो इट इज पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कन्वेक्शन जो है वो फ्लूइड्स में होता है, यानी कि या तो गैसेस में हो सकता है या लिक्विड्स में हो सकता है। तो कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल और फोर्स्ड। तो नेचुरल और फोर्स्ड दो टाइप के कन्वेक्शन आपके हो सकते हैं। इन नेचुरल कन्वेक्शन ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जो अभी मैंने आपको पानी गर्म करने वाला एग्जांपल बताया, वो आपका नेचुरल कन्वेक्शन का ही एग्जांपल है, जहां पे ग्रेविटी जो है वो रोल प्ले कर रही होती है। यानी कि जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा है वाटर मॉलिक्यूल के, वो नीचे आएंगे ग्रेविटी की वजह से, और जो हल्के हो गए वो ऊपर चले जाएंगे। तो when a fluid is heated from below, the hot part expands and therefore becomes less dense। तो ये उसी की बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो मैंने क्या करा, एक कंटेनर में पानी ले लिया, ठीक है। तो अब पानी लेने के बाद यहाँ पर ये है कि जब आप इस फ्लूइड को हीट करोगे नीचे से, ठीक है, तो यहाँ आप नीचे आपने मान लो कोई एक बर्नर लगा दिया, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो। एंड इसके बाद क्या होगा, जो उसका हॉट पार्ट होगा, मतलब ये जो नीचे पानी कांटेक्ट में है सरफेस के साथ, वो आपका क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, ठीक है। उसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, और उसकी जो डेंसिटी है वो इस वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये वाला जो नीचे वाला आप रीजन देख रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिस वजह से पानी की मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे एंड उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ बायोन्सी, बायोन्सी का प्रिंसिपल हमें पता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि भाई जिस पर्टिकुलर मैटर की डेंसिटी क्या है, कम होती है, वो वाटर में फ्लोट करता है ऊपर, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे सिंक करता है। तो अब नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर दूर हो गए, उनकी डेंसिटी कम हो गई है एज कंपेयर टू वाटर जो आपका ऊपर अवेलेबल है। यानी कि वाटर जो ये ऊपर वाले हिस्से में अवेलेबल है वो आपका ज्यादा डेंस वाटर है, ठीक है। और नीचे वाले का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर यहाँ पे राइज हो चुका है, लेकिन ऊपर वाले का टेम्परेचर अभी कम है। तो नीचे वाले का टेम्परेचर राइज हुआ, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब डेंसिटी अगर कम होगी तो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, ऊपर की तरफ आने लग जाएंगे। आपने देखा भी होगा, जब पानी आप गर्म करते हो तो बबल्स की फॉर्म में ये ऊपर आने लगते हैं ऐसे करके। और फिर क्या होगा, उसकी जगह कौन ले लेगा, जो ऊपर आपका कोल्ड वाटर प्रेजेंट है, या ऐसा वाला वाटर जिसका टेम्परेचर नीचे वाले के कंपैरिजन में कम है, वो नीचे आएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और बायोन्सी के प्रिंसिपल से ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे आता है और कम डेंसिटी वाला ऊपर जाता है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ बायोन्सी इट राइजेस एंड द अपर कोल्डर पार्ट रिप्लेसेस इट। तो वही बात हो गई, बायोन्सी की वजह से क्या होगा, वो ऊपर जाएगा, और जो ऊपर ठंडा पानी है आपका, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो नीचे की तरफ आ जाएगा और उसको रिप्लेस कर देगा। तो दिस अगेन गेट्स हीटेड, और यही प्रोसेस जो वो चलता रहता है, बार बार हीट होगा, ऊपर जाएगा, और फिर जो ठंडा वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, दिस प्रोसेस गोज ऑन। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज एविडेंटली डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन। और ये कंडक्शन से अलग होता है, क्योंकि कंडक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो मैटर होता है, उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं, उससे वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन कन्वेक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल मैटर के एक्चुअली में मूव कर रहे होते हैं। वहां पर मूव नहीं करते, अपनी जगह पर रहते हैं, अपनी जगह पर रह के वाइब्रेशन करते हैं, ठीक है। तो कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लूइड। तो कन्वेक्शन जो है उसमें आपका बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, किसका, फ्लूइड का। इन फोर्स कन्वेक्शन मटेरियल इज फोर्स्ड टू मूव बाय अ पंप और बाय सम अदर फिजिकल मीन। तो देखो, नेचुरल वाले केस में तो क्या हो रहा है, ग्रेविटी अपना काम कर रही है, लेकिन फोर्स्ड कन्वेक्शन का अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लें, तो फोर्स्ड कन्वेक्शन में क्या होता है कि जो हमें मटेरियल, हीटेड मटेरियल जो मूव करवाना होता है, वो हम पंप की मदद से करवाते हैं। यानी कि पंप हम क्या लगा देंगे, मान लो नीचे वाले हिस्से में पंप लगा दे रहे हैं, तो नीचे वाला जब पानी गर्म होगा तो हम क्या करेंगे, पंप ऑन करेंगे, और पंप ऑन करके नीचे वाला पानी क्या करेंगे, ऊपर फेंक देंगे, ठीक है। और ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऊपर वाला जो पानी है फिर वो नीचे आ जाएगा। द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फोर्स कन्वेक्शन सिस्टम्स आर फोर्स्ड एयर हीटिंग सिस्टम इन होम, ठीक है। तो ये इसका सबसे अच्छा आपका एग्जांपल है, फोर्स्ड एयर हीटिंग सिस्टम। यानी कि घर पे जो आपका हीटिंग सिस्टम होता है, जैसे आपने देखा होगा,
अपने घर में जो वो होता है ना, ब्लोअर होता है, जो हॉट एयर ब्लोअर जो होता है, ठीक है। एक तो आपका हीटर होता है जिसमें कॉइल लगी होती है, एक ऐसा वाला ब्लोअर होता है जिसमें फैन भी चल रहा होता है। तो वही आपका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है फोर्स कन्वेक्शन सिस्टम का, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि आपका जो हॉट एयर ब्लोअर होता है उसमें हवा बाहर से ली जाती है एटमॉस्फेयर से, जो कि आपकी ठंडी हवा होती है। वो ठंडी हवा आपकी कॉइल से जाके टच होती है, और कॉइल क्या करता है, उसको गर्म करता है। अब कॉइल गर्म करने के बाद वहां पर एक क्या लगा होता है, एक फैन लगा होता है। वो फैन क्या कर रहा होता है, वो फैन उस गर्म हवा को बाहर की तरफ फेंक रहा होता है। तो इस तरीके से आपकी जो ठंडी एटमॉस्फेयर की हवा होती है उसको वो गर्म कर देता है, एंड फिर आप विंटर्स में आप उसको यूज कर सकते हो। तो फोर्स्ड एयर हीटिंग सिस्टम का ये आपका एग्जांपल होता है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया है द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में भी जैसे हार्ट जो है वो आपका क्या काम कर रहा है, एक पंप का काम कर रहा है। और यहाँ पे लाइक आप समझ सकते हो कि अलग अलग बॉडी में जो मतलब टेम्परेचर है, या जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होती है वो आपकी मतलब जो हार्ट है उसको पंप की तरह यूज करके वो फोर्स कन्वेक्शन सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कूलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन। तो कूलिंग सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था रेडिएटर का एग्जांपल, कि हमारे कार वगैरह में क्या होता है, रेडिएटर होता है। तो वो रेडिएटर में छोटे छोटे ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू पानी फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। एंड वो पानी के साथ क्या लगा होता है, मैंने आपको बताया था एक फैन भी लगा होता है। तो वो फैन भी ठंडा कर रहा होता है, और वो पानी जो उस ट्यूब में फ्लोट कर रहा है, और ये क्या बोलते हैं, रेडिएटर के ट्यूब्स में, वो भी उसको ठंडा कर रहा होता है। तो वो जो उसमें फैन लगा होता है, वो फैन का काम यही होता है कि वो इंजन की हीट को लेता है और बाहर क्या करता है, एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फैन का इस्तेमाल करके या पंप का इस्तेमाल करके हमने जो इंजन की हीट थी उसको बाहर फेंक दिया। तो वो क्या होगा, आपका फोर्स एयर हीटिंग सिस्टम हो गया। उसके बाद है ह्यूमन बॉडी का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, द ह्यूमन बॉडी द हार्ट एक्ट्स एट द पंप। तो हार्ट जो है वो आपका पंप की तरह काम करता है, दैट सर्कुलेट्स ब्लड थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ट्रांसफरिंग हीट बाय द फोर्स कन्वेक्शन एंड मेंटेनिंग इट एट अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। तो कहीं पर भी हीट ज्यादा होती है बॉडी में तो उसको ट्रांसफर करके दूसरी जगह पे ले जाता है, एंड इस तरीके से पूरी बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल कन्वेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी फेमिलियर फिनोमेना ड्यूरिंग द डे द ग्राउंड गेट्स हीट्स अप मोर क्विकली देन लार्ज बॉडीज, ठीक है, ऑफ वाटर टू। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम यहाँ पर बात करें समुद्र के किनारे की, तो समुद्र के किनारे यहाँ पर नेचुरल कन्वेक्शन का फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। तो दिन के टाइम पे होता क्या है कि ग्राउंड जो है वो आपका ज्यादा हीट अप हो जाता है, ज्यादा क्विकली हीट अप हो जाता है देन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर डू। यानी कि समुद्र जो है, जबकि वो इतनी बड़ी बॉडी है और समुद्र में इतना सारा पानी है, उसके कंपैरिजन में जो उसके साइड की लैंड होती है वो क्या होती है, तेजी से गर्म हो जाती है। तो this occurs both because water has a greater specific heat capacity and because mixing current disperse the absorbed heat throughout the greater volume of water। अब ये होता क्यों है कि हमने कल पढ़ा था कि भाई वाटर के पास क्या होता है, काफी ज्यादा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये है कि आपको अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है वाटर का, तो आपको जो है उसको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। तो सन की हीट जो दोपहर के टाइम पे या दिन के टाइम पे मिल रही होती है, वो होती तो काफी ज्यादा है, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ाने में इतनी ज्यादा हेल्प नहीं करती, क्योंकि लैंड जो है, लैंड पर आपका क्या है, सैंड होगा, रेत पड़ी होती है, एंड रेत की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के कंपैरिजन में काफी कम होती है। इस वजह से क्या है, आपके जो लैंड वाला सरफेस है वो बहुत तेजी से गर्म होता है, लेकिन वाटर वाला सरफेस इतनी तेजी से गर्म नहीं होता। एंड बिकॉज मिक्सिंग करंट डिस्पर्स द एब्जॉर्ब हीट थ्रू आउट द ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि जो पानी ऊपर की सरफेस पे गर्म हो जाता है, तो पानी में जो लहरें आती हैं वो उसको क्या कर देती हैं, एब्जॉर्ब हीट को और ज्यादा इतने बड़े वॉल्यूम में मिक्स कर देती है। तो इस वजह से ओवरऑल देखें तो पानी का टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता। द एयर इन कॉन्टेक्ट विद द वार्म ग्राउंड इज हीटेड बाय कंडक्शन। अब होता क्या है, जो एयर है आपकी कहाँ पर, जो आपका समुद्र के किनारे जो सरफेस होता है, लैंड वाला जो सरफेस होता है, उस सरफेस की जो ऊपर एयर रहती है, वो एयर क्या हो जाती है, आपकी गर्म हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, ठीक है। तो इट एक्सपैंड्स बिकमिंग लेस डेंस देन द सराउंडिंग। आई थिंक ये कन्वेक्शन होना चाहिए, कंडक्शन पता नहीं क्यों लिखा है यहाँ। आई थिंक ये कन्वेक्शन होगा, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर जो एयर आपकी होती है, हीट,
क्योंकि ग्राउंड सरफेस तो लाइक एक कंटेनर के सरफेस की तरह काम कर रहा है जो हीट हो रहा है, और उसके ऊपर क्या है, फ्लूइड है, एंड फ्लूइड इस तरीके से कन्वेक्शन में करता है। चलो ठीक है, इसको कन्वेक्शन ही समझ लो भी। तो कन्वेक्शन के थ्रू क्या हुआ, अगर मान लो ये आपका लैंड है, एंड लैंड के ऊपर यहाँ पर मान लो ये रेत पड़ी है, तो रेत पड़ी है एंड इसके ऊपर जो है क्या होगी, एयर होगी। तो यहाँ पर जो आपकी एयर होगी, वो एयर क्या होगी, हीट अप होने स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि रेत गर्म है, तो रेत गर्म होने की वजह से जो रेत के साथ यहाँ पर फ्लूइड आपका कांटेक्ट में आएगा, वो कन्वेक्शन से क्या होगा, गर्म होगा। तो गर्म होने के बाद क्या होगी, एयर आपकी एक्सपैंड होगी और वो ज्यादा लेस डेंस हो जाएगी, यानी कि उसकी डेंसिटी और कम हो जाएगी देन द सराउंडिंग कूलर एयर। और जो मतलब बाकी के आसपास की जो एयर है उसके कंपैरिजन में जो लैंड के ऊपर वाली एयर होगी, वो आपकी ज्यादा गर्म हो जाएगी, एक्सपैंड होगी, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट द वार्म एयर राइजेस। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जो गर्म वाली हवा है वो आपकी ऊपर की तरफ आएगी, जैसे अभी आपने वाटर के केस में देखा था, तो वही हो रहा है। और यही क्या बन जाते हैं, आपके एयर करंट बन जाते हैं। एयर करंट मतलब जो हवा की लहरें हैं, ठीक है। एंड द अदर एयर मूव्स winds to fill the space creating a sea breeze near a large body of water। अब क्या होता है कि भाई गर्म वाली जो एयर है वो तो आपकी ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन जो ऊपर वाली एयर है, जो ठंडी है, जिसका टेम्परेचर कम है, वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगी, वो वाला स्पेस को फिल करने के लिए जो खाली हो गया। कौन सा वाला स्पेस खाली हो गया, जहां से वार्म एयर आपकी गायब हुई है डेंसिटी कम होने की वजह से। ठीक है। तो क्रिएटिंग अ ब्रीज नियर अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, तो कूलर एयर डिसेंड्स and a thermal convection cycle is set up which transfers heat away from the land। अब क्या होता है कि ठंडी वाली जो हवा है वो आपकी नीचे की तरफ आती है, और गर्म वाली हवा क्या हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। इससे क्या होता है, एक थर्मल कन्वेक्शन साइकिल बन जाती है, जिससे क्या हो रहा है कि जो आपकी लैंड की हीट है वो उसको ट्रांसफर करेगी। यानी कि लैंड बार बार गर्म हो रही होती है, लैंड बार बार क्या हो रही होती है, ठंडी भी हो रही होती है साथ साथ। तो एट नाइट द ग्राउंड लूजेज इट्स हीट्स मोर क्विकली। ठीक है। तो रात के टाइम पे क्या होता है, जो ग्राउंड होता है वो आपकी हीट जो लूज करेगा वो बहुत तेजी से करता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, एंड द वाटर सरफेस इज वार्मर देन द लैंड। ठीक है। तो रात के टाइम पे अगर हम बात करें तो ग्राउंड जो है वो तेजी से ठंडा हो रहा होता है, और जो वाटर सरफेस है वो आपका थोड़ा वार्मर रहता है, मतलब थोड़ा सा गर्म रहता है लैंड के कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट द साइकिल इज रिवर्स्ड। मतलब ऐसा होता है रात के टाइम पे क्या हो रहा है भाई, अब रेत ने तो गर्मी मतलब ले रखी है, लेकिन आपको पता है कि वाटर जो है, वाटर के पास मतलब ये भी होता है कि वाटर की थर्मल कंडक्टिविटी अगर हाई है, या वाटर की स्पेसिफिक हीट अगर हाई है, तो इसका मतलब ये भी है कि अगर वाटर को कूल डाउन होना है, ठीक है, वाटर को गर्म होने से क्या होना है, कूल डाउन होना है, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसे डाउन करना है, तो हीट रिलीज भी उसको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब यहाँ पर ये है। तो हीट अगर वाटर ज्यादा रिलीज, मतलब वाटर जो है वो हीट ज्यादा रिलीज नहीं करेगा एज कंपेयर टू सैंड। क्योंकि सैंड क्या करेगा आपका, मतलब ये है कि सैंड अगर ज्यादा तेजी से हीट को अब्सॉर्ब कर सकता है, तो सैंड के पास ये प्रॉपर्टी भी है कि वो हीट को तेजी से लूज भी कर सकता है। और वही सेम प्रॉपर्टी पानी के पास है कि पानी अगर ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब तो मतलब ये है कि ज्यादा टाइम लेके हीट को एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अगर उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो वो बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। तो उसी तरीके से अगर उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिराना है अपना, तो उसे बहुत ज्यादा हीट क्या करनी पड़ेगी, बाहर रिलीज भी करनी पड़ेगी। तो जिस वजह से क्या है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि भाई वाटर का टेम्परेचर थोड़ा, मतलब वाटर जो है धीरे धीरे ठंडा होगा, और ग्राउंड जो है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर अब क्या होता है, रात के टाइम पे जब आपका ये फिनोमेना हो रहा है कि ग्राउंड जो है वो आपका जल्दी ठंडा हो रहा है और वाटर जो आपका धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो इसकी वजह से ये जो आपकी कन्वेक्शन साइकिल है वो अब रिवर्स हो जाएगी। ठीक है। तो रिवर्स का मतलब ये है कि अब ये है कि मतलब रात में क्या होगा कि वाटर आपको पता है कि वार्म है, तो वाटर के ऊपर अब जो एयर के पार्टिकल्स होंगे या जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो अब थोड़ा गर्म हो रहे होंगे, एंड उसके बाद वो हीट लेके क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और जो आपकी कोल्ड मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाटर सरफेस पे नीचे की तरफ आ जाएंगे। और लैंड में ये चीज क्या हो रही होगी, स्लो हो रही होगी। बस इसका मतलब ये है कि ऑपोजिट हो जाता है रात के टाइम पे। The other example of natural convection is the steady surface wind on Earth blowing in from northeast towards the equator। तो नेचुरल कन्वेक्शन का एक और एग्जांपल है यहाँ पे, जो कि आपका स्टेडी सरफेस विंड है, यानी कि जो आपकी लगातार जो हवाएं चलती रहती हैं, ठीक है, अर्थ के ऊपर, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, तो नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में जो चलती रहती है टूवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है। द सो कॉल्ड ट्रेड विंड, इसको हम ट्रेड विंड भी कहते हैं। ठीक है। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ ये जो हवाएं चलती हैं टूवर्ड्स द इक्वेटर, इक्वेटर
अब इक्वेटर पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इक्वेटर पे जो है गर्मी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब आप ये बोल सकते हो कि इक्वेटर पे अगर गर्मी ज्यादा होती है तो वहां पर जो एयर प्रेजेंट होगी वो क्या होगी, जल्दी गर्म होगी, एंड गर्म होने के बाद लेस डेंस होगी, और लेस डेंस होने के बाद वो वहां से उठ जाएगी। और उठने के बाद क्या है, जहां पर ठंडी एयर आपकी अवेलेबल होगी वहां से वो मूव करते हुए इक्वेटर के पास आएगी। तो इस तरीके से ये जो मोशन हो रहा होता है एयर का, इसी को हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली विंड है इसे आप ट्रेड विंड कहते हो। अब ट्रेड विंड में भी शायद इसका नाम इस वजह से हो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाला जो रूट रहता था वो ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता था, तो इस वजह से इसको शायद ट्रेड विंड कहते हो। ठीक है, तो अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन इज एज फॉलोज, द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ रिसीव अनइक्वल सोलर हीट। तो यही चीज मैंने अभी आपको बताई, इक्वेटर पे आपकी बहुत गर्मी रहती है, लेकिन जो पोलर रीजन है, जो पोल्स हैं जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे आपका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, हमेशा स्नो रहती है। तो यहाँ पर अगर हम सन की हीट की बात करें तो इक्वेटर वाले रीजन पे सन की हीट ज्यादा मिल रही होती है अर्थ को, और जो पोल वाले रीजन है वहां पे सन की हीट जो है बहुत कम मिल रही होती है। तो इस वजह से हो क्या रहा है, हीट एक जगह पे कम मिल रही है, हीट एक जगह पे ज्यादा मिल रही है। तो जहां पर ज्यादा मिल रही होगी वहां की हवा गर्म होगी, एक्सपैंड होगी, उसकी डेंसिटी कम होगी, वो एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ राइज करेगी। और जो ठंडी वाले रीजन है वहां से क्या होगा, हवा मूव करते हुए किधर जाएगी, इक्वेटर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो वहां पर मतलब आप ये समझ सकते हो कि एयर का जो प्रेशर डिफरेंस है वो क्रिएट हो जाता है यहाँ पे। ओके, फिर है एयर एट द अर्थ सरफेस नियर द इक्वेटर इज हॉट। तो इक्वेटर के पास वाली जो हवा है उसके सरफेस के पास जो हवा है वो आपकी गर्म होती है, वाइल द एयर इन द अपर सरफेस ऑफ द पोल्स इज द कूल। ठीक है, तो जो अपर एटमॉस्फेयर आपका पोल्स वगैरह का होता है वहां पर ठंडी हवा होती है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर फैक्टर अ कन्वेक्शन करंट वुड बी सेट अप विद द एयर एट द इक्वेटोरियल सरफेस राइजिंग एंड मूविंग आउट टुवर्ड्स द पोल। तो यही मैंने अभी आपको बताया कि एयर जो आपकी इक्वेटोरियल सरफेस के पास होगी, जो कि गर्म हो जाती है, एक्सपैंड होती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और फिर राइज करती है। और राइज करने के बाद धीरे धीरे वो कहाँ पर पहुंचती है, पोल्स की तरफ पहुंचती है। तो इससे क्या होता है, एक विंड करंट बन रहा है, यानी कि एक जगह जहां पर एयर का प्रेशर कम हो गया है। ठीक है, तो एयर का प्रेशर कम होने के बाद क्या है, वहां पर क्या है, मतलब एयर आ रही है आपकी दूसरी जगह से जहां पर आपका एयर का प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, तो विद द एयर एट द इक्वेटोरियल सरफेस राइजिंग एंड मूविंग आउट टुवर्ड्स द पोल, डिसेंडिंग एंड स्ट्रीमिंग इन टुवर्ड्स द इक्वेटर। ठीक है, द रोटेशन ऑफ द अर्थ हाउएवर मॉडिफाइज दिस कन्वेक्शन करंट। अब यहाँ पर रोटेशन का भी रोल होता है, बिकॉज रोटेशन का मतलब क्या है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो उसकी वजह से ये जो कन्वेक्शन करंट है वो क्या हो जाता है आपका, इसको मॉडिफाई कर देता है रोटेशन जो है। तो बिकॉज ऑफ दिस एयर क्लोज टू द इक्वेटर हैज एन ईस्टवर्ड स्पीड ऑफ 1600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कितनी ज्यादा स्पीड है। अब होता क्या है कि आपकी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो आई थिंक रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है, मैं देख लेता हूँ रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो अर्थ की जो मतलब रोटेशन की डायरेक्शन है वो है आपकी वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अर्थ जो आपकी रोटेट करती है वो करती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पर ये लिखा है कि बिकॉज ऑफ दिस एयर क्लोज टू द इक्वेटर हैज एन ईस्टवर्ड स्पीड ऑफ 1600 किलोमीटर पर आवर while it is zero close to the poles. As a result, the air descends hot at the poles but at 30-degree north latitude and returns to the equator. This is called trade wind. तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि वेस्ट से ईस्ट अगर यहाँ पर अर्थ का रोटेशन हो रहा है, और अर्थ की जो ये आपकी मतलब आ रही है, क्या बोलते हैं, जो विंड आ रही है, ठीक है, इसकी जो ओवरऑल स्पीड बन जाती है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, वो आपकी 1600 किलोमीटर पर आवर बन जाती है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि या तो ये जो विंड है वो आपकी, हमने देखा था कि मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आ रही थी, तो अर्थ भी जो है वो आपका वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट कर रही है। तो हो सकता है कि दोनों का इक्विवेलेंट रिजल्ट की वजह से आपकी स्पीड जो है हवाओं की कितनी हो जाती है, 1600 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और पोल्स के पास जो होती है विंड की स्पीड लगभग लगभग क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट द एयर डिसेंड्स नॉट एट द पोल्स बट एट 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड रिटर्न्स टू द इक्वेटर। मतलब ये है कि इन्होंने ये बोला है कि भाई अर्थ जो यहाँ पर विंड की स्पीड है वो आपकी जीरो होती है पोल्स के पास। तो यहाँ पर एक्चुअली में पोल्स के पास जीरो होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद जो ये एयर की स्पीड 1600 किलोमीटर पर आवर है, तो ये पोल्स के पास ना आकर ये कहाँ पर आता है, ये 30 डिग्री नॉर्थ जो आपका लैटिट्यूड है वहां पर आके ये स्ट्राइक करती है, और वापस से क्या होता है, इक्वेटर पे चली जाती है। अब यहाँ पर ये ग्लोब तो बना नहीं है, वरना तो हमें थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ आ जाता।
तो बस ये अभी मतलब इतना याद कर लेना आपको कि मतलब ये है कि 1600 किलोमीटर पर आवर एक तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में स्पीड होती है विंड की, जो कि ट्रेड विंड होती है, और पोल्स के पास कितनी होती है, 0 होती है। और एक्चुअली में इन दोनों के रिजल्ट को मिला के जो आपकी विंड है वो कहाँ पर आती है, मतलब स्ट्राइक जो करती है वो 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे करती है, और उसके बाद वापस से क्या होती है, इक्वेटर पे चली जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड विंड कहते हैं। तो बस थोड़ा थोड़ा इसके बारे में याद रखना है, बाकी ज्यादा इस पर कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो बस ये देख लो कि ट्रेड विंड होती क्या है। तो ट्रेड विंड मैंने आपको बता दिया कि लाइक नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट से लेके जो आपका इक्वेटर की तरफ फ्लो करती है वही आपकी क्या होती है, ट्रेड विंड होती है। और उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि पोल्स पे ज्यादा ठंड है एंड इक्वेटर पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो इक्वेटर वाली जो हवा है, ठीक है, इक्वेटर वाली जो हवा है वो क्या करेगी, आपकी राइज होगी, और राइज होने के बाद वो मूव करेगी पोल्स की तरफ। इतनी चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो जो ठंडी मतलब जो गर्म हवाएं हैं वो आपकी एक्सपैंड होती हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है, एंड वो किधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। और यही आपका क्या है, नेचुरल कन्वेक्शन का एग्जांपल है, जो हमें अपने नेचर में दिखाई देता है, ठीक है। और ये यहाँ पर देखो नीचे एग्जांपल आपको दिखाया हुआ है डे और नाइट के टाइम पे। तो डे के टाइम पे आप देख सकते हो क्या हो रहा है। तो डे के टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे ये जो है आपका ये आपका वाटर है, ठीक है, ये वाला वाटर सरफेस है, और इधर क्या है, आपका लैंड है। तो दिन में क्या है कि लैंड के ऊपर यहाँ पर ज्यादा गर्मी है, गर्मी होने की वजह से वहां पर जो एयर उसके कांटेक्ट में है वो एक्सपैंड कर रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सपैंड कर रही है, और डेंसिटी कम होने की वजह से यहाँ पे एयर राइज कर गई, और राइज करने के बाद वो किधर पहुंच जाती है, दूसरी तरफ पहुंच जाती है, जो आपका वाटर सरफेस है, ठीक है। और वाटर सरफेस क्या करता है, वाटर सरफेस में ये हीट आपकी नीचे की तरफ आई, और नीचे की तरफ आने के बाद वाटर क्या करता है, इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर क्या होता है, इसके बाद ये वाली जो हीट है ये आपकी फिर से वापस कहाँ चली जाएगी, लैंड की तरफ चली जाएगी, क्योंकि इधर की तरफ आपकी ठंडी एयर है और दूसरी तरफ आपकी क्या है, मतलब हॉट एयर है। तो हॉट एयर जब वहां से जा रही है अपनी जगह को छोड़कर, तो कोल्ड एयर भी लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, तो ये आपका क्या बन जाता है, सी ब्रीज बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है रात के टाइम पे यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जा रहा है, क्योंकि टेम्परेचर मैंने बताया था रात के टाइम पे पानी का ज्यादा होता है एंड लैंड का कम होता है, तो यहाँ पर जो आपकी कन्वेक्शन साइकिल है वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो इतना क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और ये जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज लिखा है, इसका मतलब ये है कि सी ब्रीज का मतलब कि समुद्र से जो हवाएं हैं वो जा रही हैं आपकी लैंड की तरफ, और लैंड ब्रीज का मतलब है कि जो लैंड पे हवाएं हैं वो आपकी मूव कर रही है, मतलब लैंड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है, मतलब समुद्र से। तो वो आपका क्या हो गया, लैंड ब्रीज हो गया, यानी कि जो लैंड के सरफेस के ऊपर जो एयर करंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर जो आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है वो है आपका रेडिएशन। तो रेडिएशन लाइक आपको पता है जैसे कि सोलर लाइट आती है, हमारी सन की जो लाइट आती है वो रेडिएशन के फॉर्म में ही आती है। और भी काफी सारी टाइप की रेडिएशन आपने पढ़ी होगी, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया, ठीक है, सन की लाइट हो गई, ठीक है, व्हाइट लाइट हो गई या विजिबल लाइट हो गई, और इंफ्रारेड रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं। तो ये सारी क्या होती है, ये फॉर्म ऑफ रेडिएशन है। रेडिएशन का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वही आपका क्या होती है, रेडिएशन होती है। और रेडिएशन के लिए हमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है कि कंडक्शन एंड कन्वेक्शन रिक्वायर सम मटेरियल एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम, यानी कि अगर हमें किसी भी वहां पर किसी भी मैटर में क्या करवाना है, कंडक्शन या कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर करवानी है, तो हमें वहां पर कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर रेडिएशन के केस में हमें कोई भी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो जैसे आप देख रहे हो सन से इतनी सारी लाइट आ रही है या हीट आ रही है जो कि रेडिएशन के फॉर्म में आ रही है, बट सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम है, स्पेस में क्या है, वैक्यूम है, लेकिन फिर भी आ जा रही है कि भले ही वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी आपकी क्या है, सन की लाइट या सन की हीट एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जा रही है।
तो पहला फीचर तो यही होता है कि रेडिएशन में कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन में चाहिए होता है। तो दीज मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर कैन नॉट ऑपरेट बिटवीन बॉडीज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस इन वैक्यूम। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन की बात करें तो वो वैक्यूम में नहीं काम करेंगे। बट द अर्थ डज रिसीव हीट फ्रॉम द सन अक्रॉस अ ह्यूज डिस्टेंस। तो सन से जो हमें हीट मिलती है वो हमें बहुत दूर से मिलती है, ठीक है। तो सिमिलरली वी क्विकली फील द वार्मथ ऑफ द फार नियर बाय इवन दो एयर कंडक्ट्स पुअरली एंड बिफोर कन्वेक्शन टेक्स सम टाइम टू सेट इन। तो ये कह रहे हैं कि मान लो कहीं पर अगर आग जल रही होती है, कहीं पर अगर लकड़ी आपने जलाई हुई है और दूर से क्या होता है आपको उसकी गर्मी महसूस होने लगती है। तो वो गर्मी इसलिए महसूस होने लगती है क्योंकि जो अगर मान लो ये प्रोसेस कन्वेक्शन से हो रहा होता तो कन्वेक्शन से फील करने में आपको काफी टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले क्या है आपको गर्मी फील होने लगती है। तो ये यहाँ पर जो आपकी रेज होती है वो कौन सी होती है, इंफ्रारेड होती है, ठीक है, इंफ्रारेड होती है। तो कहीं पर भी अगर आग जल रही है, उस आग जलने से जो आपको गर्मी महसूस होती है वो इंफ्रारेड रेस की वजह से होती है, और वो भी क्या एक रेडिएशन है। और इसका एक और एग्जांपल भी है, जैसे जो आप प्रेस करते हो कपड़ों पे, तो प्रेस जो होती है उसके सरफेस के थोड़ा सा आगे जाके आप हीट को महसूस कर पाओगे। तो वो भी क्या है, वो भी आपकी इंफ्रारेड रेस की वजह से होती है। So similarly, we quickly feel the warmth of the fire nearby, even though air conducts poorly and before convection takes some time to set in. The third mechanism for the heat transfer needs no medium. तो यहाँ पर ये रेडिएशन की बात करें कि रेडिएशन में हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए था। इट इज कॉल्ड रेडिएशन एंड द एनर्जी सो ट्रांसफर्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। तो रेडिएशन जो होती है वो किससे बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी होती है। और यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है उसको हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है, अगर हम सिंपल वेव कहें तो सिंपल वेव हमारी कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हो, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो कुछ इस तरीके की होती है। मतलब इस वाली वेव में आपका एक कंपोनेंट इलेक्ट्रिकल होता है और एक कंपोनेंट आपका मैग्नेटिक होता है। तो आप इसको लाइक ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पर जैसे कि ये आपका, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे। तो चलो मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूँ। तो यहाँ पर मतलब ये है कि मतलब जब आप यहाँ पर इस चीज को देखोगे ना, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पर सपोज ये वाला जो पार्ट है ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है, इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड वाला पार्ट है, और ये वाला जो वेव का पार्ट है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसमें आपके दो मतलब कंपोनेंट्स होते हैं। दो कंपोनेंट कैसे होते हैं, मतलब तीन होते हैं वैसे तो, आपके दो पार्ट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जैसे कि नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर भी होगा और मैग्नेटिक कैरेक्टर भी होगा। तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर और मैग्नेटिक कैरेक्टर ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप देख रहे होगे ये जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो आपका इस तरीके से है, मतलब एक प्लेन में है, और उस प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर आपका इलेक्ट्रिकल वेव है। तो ये दोनों कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। और तीसरी चीज ये होती है इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, यानी कि ये जो वेव है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कौन कौन, एक तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, और एक तीसरी चीज आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मतलब कि किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है। ये तीनों आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसको ज्यादा डिटेल में हम क्लास 12 की सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट इन स्पेस एंड टाइम। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या कर रही होती है, ऑसिलेशन कर रही होती है। ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि बार बार अपनी साइकिल को रिपीट करना। तो लाइक एनी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन हैव डिफरेंट वेवलेंथ एंड कैन ट्रैवल इन वैक्यूम विद द सेम स्पीड, नेमली द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है उनकी अलग अलग वेवलेंथ हो सकती है। जैसे कि रेडियो वेव्स ले रहे हो, इंफ्रारेड वेव्स ले रहे हो, ठीक है, या यूवी रेडिएशन ले रहे हो, तो सबकी क्या होती है, वेवलेंथ अलग अलग होती है और फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है। लेकिन यहाँ पर ये वैक्यूम में जो ट्रैवल करती है वो सेम स्पीड के साथ करती हैं, और ये होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इनकी स्पीड सबकी सेम रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो आपकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, क्या होता है, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा हम लोगों ने पढ़ा है पहले। तो सी इक्वल टू न्यू लैम्डा या सी इक्वल टू एफ लैम्डा आप कह लो,
जहाँ पे सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो सी का मतलब क्या है, ये एक कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। मतलब ये है कि सभी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो इतनी स्पीड से ट्रैवल करती हैं। तो ये चीज अगर फिक्स हो गई, मान लो 3 × 10⁸ ये मैंने लिख दिया, और ये हो गया एफ इंटू लैम्डा। तो कहने का मतलब है, अगर आप कोई ऐसी वेव लेते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। इस वजह से फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर लैम्डा का जो रिलेशन है वो इस तरीके का होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होगी तो वेवलेंथ उस रेडिएशन की कम होगी, और मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी। ठीक है, so you will learn these matters in more detail later, but you know why heat transfer by radiation does not need any medium and why it is so fast. This is how heat is transferred to the earth from the sun through empty space. ठीक है, तो सन से जो आती है हीट अर्थ पर, वो इसी तरीके से आती है। तो ऑल बॉडीज एमिट रेडिएंट एनर्जी वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सभी जो बॉडीज हैं वो रेडिएंट एनर्जी जो है वो रिलीज कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted by a body by virtue of its temperature, like radiation by a red hot iron or light from a filament lamp, is called thermal radiation. तो इन्होंने एक एग्जांपल बताया, जैसे मान लो रेड हॉट आयरन है, यानी कि लोहा जो कि आपने एकदम गर्म कर रखा है, जो कि गर्म होने से लाल हो गया। ठीक है, तो रेड हॉट आयरन लिया है, या फिर आपने क्या लिया, एक फिलामेंट लैंप लिया, मतलब एक बल्ब ले लिया सपोज, तो उससे जो लाइट निकल रही होती है वो थर्मल रेडिएशन के फॉर्म में निकल रही होती है। ठीक है, तो when this thermal radiation falls on other bodies, it is partly reflected and partly absorbed. जब ये थर्मल रेडिएशन किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो कुछ पार्ट उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और कुछ पार्ट उसका अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। द अमाउंट ऑफ हीट दैट अ बॉडी कैन अब्सॉर्ब बाय रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द बॉडी। तो अमाउंट जो आपका अब्सॉर्ब करता है बॉडी, ठीक है, रेडिएशन की मदद से, वो आपका बॉडी के कलर पे डिपेंड करता है। और कलर पे कैसे डिपेंड करता है ये आपको पता भी होगा। जैसे ये बोला जाता है कि भाई आप क्या है, समर में लाइट कलर के कपड़े पहनो, सो दैट क्या हो कि लाइट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट हो और आपको गर्मी कम लगे। एंड हम ये बोलते हैं कि जाड़ों के टाइम पे हमें जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो पहनने चाहिए, सो दैट कि सन की जो लाइट उस पर पड़े तो वो रेडिएशन को ज्यादा अब्सॉर्ब कर पाए। ज्यादा अब्सॉर्ब करने से क्या होगा कि हीट एनर्जी ज्यादा बनी रहेगी, जिस वजह से आपको ठंड नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब वही है। ठीक है, तो इतना कर लो, एंड इसके बाद अभी फिर ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो 8:40 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रह गया है, 8:40 से कंटिन्यू करेंगे।